Decode presented by KEI Wires and Cables. विकसित भारत का विकसित वायर को पावर्ड बाय मोंगिया स्टील, स्टील का बादशाह। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एवं कैप्सूल अब दर्द भी घुटने टेकेगा। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards. Multani Pachmina, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डिकोड में आपका स्वागत है। तो आइए आज की खबरों को आपके लिए डिकोड करते हैं। आज हम सबसे पहले बात करेंगे ममता बनर्जी को लेकर टीएमसी में बढ़ते हुए विद्रोह की। ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमले के मुद्दे को बहुत बड़ा बनाना चाहती हैं और उसके लिए उन्होंने पूरी ताकत लगा दी है, लेकिन उनकी अपनी ही पार्टी के विधायक उनका साथ नहीं दे रहे। ममता बनर्जी ने इसे लेकर अपने 80 विधायकों की एक बैठक बुलाई, लेकिन इस बैठक में 60 विधायक पहुंचे ही नहीं, जिसकी वजह से ममता बनर्जी को यह बैठक रद्द करनी पड़ी। ऐसा लगता है ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल की जनता और अपनी ही पार्टी के नेताओं की नाराजगी को अभी तक समझ नहीं पा रही हैं। लेकिन ये एक बहुत बड़ी खबर है जिसका पूरा विश्लेषण आज हम आपके लिए करेंगे। इसके बाद हम कल ही खत्म हुए 19वें आईपीएल चैंपियनशिप का विश्लेषण करेंगे और आपको बताएंगे कि आईपीएल के सीजन को आगे कैसे याद किया जाएगा। ये पूरा सीजन 15 साल के सुपरस्टार बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के लिए याद किया जाएगा और ये पूरा सीजन 37 साल के विराट कोहली के जज्बे के लिए भी याद किया जाएगा, जहां उन्होंने अपने सारे आलोचकों को अपने बैट के जरिए, अपने बल्ले के जरिए जवाब दिया कि वो आज भी सर्वश्रेष्ठ है। और ये आईपीएल धुरंधर बल्लेबाजी के लिए और बड़े बड़े बॉलर्स की पिटाई के लिए भी याद किया जाएगा। और आखिर में आपको दंगों की आग में झुलसते फ्रांस की तस्वीरें दिखाएंगे। यूरोप की सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता जीतने के बाद पेरिस में फुटबॉल फैंस का जश्न हिंसा और दंगों में बदल गया। इसी तरह आईपीएल जीतने वाली टीम आरसीबी के फैंस ने भी सड़कों पर काफी हुड़दंग मचाया। आज हम ये डिकोड करेंगे कि खेलों का जश्न आखिर दंगों में क्यों बदल जाता है। लेकिन आज सबसे पहले मैं आपको 2 दिन पुरानी एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं। ये पश्चिम बंगाल के सोनारपुर की तस्वीर है, जहां ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की आम जनता ने सड़कों पर खुलेआम पिटाई की थी। उनके साथ ऐसी हाथापाई की कि उनके कपड़े तक फट गए, उनके ऊपर इतने पत्थर फेंके कि उन्हें हेलमेट पहनना पड़ा और वहां की लोकल महिलाओं ने उन पर अंडे फेंके और इस दौरान वहां की जनता चोर चोर के नारे लगाती रही। वैसे तो ये तस्वीरें आप सब पहले ही देख चुके होंगे, लेकिन आज इन्हें दिखाना इसलिए जरूरी है क्योंकि अभिषेक बनर्जी ममता बनर्जी के बाद टीएमसी के दूसरे सबसे बड़े नेता हैं। उन्हें ममता बनर्जी का उत्तराधिकारी माना जाता है। वो जो भी काम करते हैं उसमें ममता बनर्जी का पूरा समर्थन और आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। किसी भी पार्टी के इतने सीनियर नेता के साथ ऐसी घटना अगर घट जाए तो उस पार्टी के तमाम सांसद, विधायकों और कार्यकर्ताओं को अब तक चक्का जाम कर देना चाहिए था। पश्चिम बंगाल के कोने कोने में विरोध प्रदर्शन शुरू हो जाने चाहिए थे। कोई भी और पार्टी अगर होती तो शायद ऐसा ही होता, लेकिन टीएमसी के विधायक, टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता बिल्कुल शांत बैठे हैं। ना कोई गुस्सा, ना कोई आक्रोश, ना कोई विरोध प्रदर्शन। टीएमसी में सन्नाटा छाया हुआ है और ये मायूसी का सन्नाटा है। ये ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी से नाराजगी का सन्नाटा है। अगले ही दिन टीएमसी के एक और बहुत सीनियर नेता और सांसद कल्याण बनर्जी को भी जनता के गुस्से का सामना करना पड़ा, ऐसे ही सड़कों पर। यह तस्वीरें उनकी आपके सामने चल रही हैं। ममता बनर्जी इस मामले को बहुत बड़ा बनाना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि पूरे पश्चिम बंगाल में टीएमसी के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट करें और इसलिए ममता बनर्जी ने अपने घर पर टीएमसी के 80 विधायकों की एक बैठक बुलाई, जिसमें वो रणनीति तैयार करना चाहती थी। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इन 80 विधायकों में से 60 विधायक इस बैठक में पहुंचे ही नहीं और ममता बनर्जी को यह बैठक कैंसिल करनी पड़ी। इससे पहले भी 4 मई को
चुनाव के नतीजे आने के बाद 6 मई को टीएमसी की पहली बैठक में 10 विधायक नहीं आए थे। 19 मई को दूसरी बैठक में 19 विधायक नहीं आए और 31 मई को तीसरी बैठक में 60 विधायक नहीं पहुंचे। तो देखिए, ये 3 बैठकें बुलाई गई। 6 मई को 10 विधायक गायब थे, 19 मई को 19 विधायक गायब थे, 31 मई को 60 विधायक पहुंचे ही नहीं। इसका मतलब यह है कि पश्चिम बंगाल की आम जनता ने तो ममता बनर्जी का साथ छोड़ ही दिया। अब उनके अपने ही विधायक और उनके नेता भी उनका साथ धीरे धीरे छोड़कर जा रहे हैं। अब देखिए, यह तो ममता बनर्जी की सबसे बड़ी समस्या है कि उनकी पार्टी में इतना बड़ा विद्रोह होने वाला है। हो सकता है एक विद्रोह जैसी स्थिति उनकी पैदा हो गई है। हालांकि जो पार्टी है वो ये कहती है कि ये विधायक इसलिए नहीं पहुंचे क्योंकि ये सब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम कर रहे हैं, वहां पर व्यस्त हैं। अब देखिए, ममता बनर्जी की समस्या नंबर 2 कौन सी है। आज पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में नेता विपक्ष के पद पर दावा करने के लिए टीएमसी ने अपने 70 विधायकों के हस्ताक्षर के साथ जो दस्तावेज विधानसभा स्पीकर के सामने पेश किया था, उसमें 70 में से 13 विधायकों के हस्ताक्षर फर्जी हैं और इन्हीं में से 2 विधायकों ने फर्जी हस्ताक्षरों की सच्चाई विधानसभा स्पीकर को बता दी। टीएमसी बंगाल का जनता का साथ तो भ्रष्टाचार किया है, अभी उनका खुद एमएलए का साथ भ्रष्टाचार कर रहा है। टीएमसी चोर है, अपने खुद चुने हुए एमएलए का सिग्नेचर चोरी कर रहा है। इसलिए जनता को ये मालूम होना चाहिए, इसमें बीजेपी और सरकार का कोई रोल नहीं है। जो कंप्लेन है, कंप्लेन 2 टीएमसी का एमएलए ने किया है, ऋतव्रत बंदोपाध्याय और संदीपन साहा। इसमें कोई हमारी रोल नहीं है। लेकिन हम लोग इन्वेस्टिगेशन में प्राइमरी जो मिला है बहुत खतरनाक, चिंता का बात है। एक रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी जो 15 साल सरकार चलाया, उन्होंने अपने खुद एमएलए का सिग्नेचर फॉल्स करके भेज रहा है असेंबली के अंदर। जो हमारी मंदिर है, गणतंत्र का मंदिर है, वहां भेज रहा है। ये बहुत बंगाल के लिए बहुत चिंता का बात है। जब ममता बनर्जी को यह बात पता चली तो उन्होंने इन दोनों विधायकों को टीएमसी से सस्पेंड कर दिया। टीएमसी का आरोप है कि ये दोनों विधायक पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे, जबकि टीएमसी के से सस्पेंड किए गए विधायकों ने यह बताया है कि इस पार्टी में नैतिकता की बात करना ही अब पार्टी विरोधी गतिविधि माना जाने लगा है। तृणमूल कांग्रेस का एमएलए ऋतव्रत बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी एंटी पार्टी एक्टिविटीज ये एलिगेशन में एक्सपेल कर दिया और आज ही ऑनरेबल सीएम शुभेंदु अधिकारी वो ये बता दिया कि पार्टी के अंदर से वो दोनों कैसे स्पीकर को खत लिखा। अगर उसका कोई एलिगेशन था किसी प्रोसेस के बारे में, उसको तो हमारा लीडर ममता बनर्जी को खत लिखना चाहिए था, तो क्यों स्पीकर को खत लिखा? ये एंटी पार्टी एक्टिविटीज है। बैठक में ये प्रस्ताव था कि कौन दल नेता बनेंगे, कौन उपनेता बनेंगे और कौन चीफ व्हिप बनेंगे। अब 15 साल सरकार में रहने के बावजूद भी प्रोसीड्यूर फॉलो किए बिना ये रेजोल्यूशन जमा हो जाता है असेंबली में और उसके बाद उस पर छानबीन शुरू हो जाता है, क्योंकि वो प्रोसीड्यूर, वो प्रोसेस, प्रोटोकॉल नहीं माना गया है। जो सिग्नेचर था, वो सिग्नेचर में कुछ ऐसा देखा गया है कि किसी विधायक का सिग्नेचर है जो उस दिन वहाँ पे मौजूद थे ही नहीं। तो इसकी ज़रूरत क्या थी? या तो आप सबको बुलाते और ये कम्युनिकेट करते कि नहीं सबका आना ज़रूरी है। अगर कोई नहीं आ रहा है तो अपना रीज़न बताते नहीं आ रहा है। तब भी जितने 80 विधायक में जितने विधायकों की सिग्नेचर चाहिए, जो लोग आए उन्हीं का सिग्नेचर लेके जमा दे दिया जाता। तो जो नहीं थे उनके नाम पे सिग्नेचर करके जमा देना, ये तो कहीं ना कहीं तो मतलब बहुत बड़ा ब्लंडर है। अब वो लिस्ट जो है, वो लिस्ट में ही इतनी सारी गलतियां हैं। जो एमएलएस नहीं है उनके सिग्नेचर किया हुआ है और उसको एंडोर्स कर रहे हैं अभिषेक बनर्जी। तो क्वेश्चन तो उन पे आएगा ही, क्योंकि जिम्मेदारी तो उनकी होनी चाहिए थी, जो जिम्मेदारी वो निभाने में चूक गए।
मेरा ये कहना था कि पुष्पा, हम लोग, मैं और संदीपन दोनों ने 19 तारीख पार्टी का जो मीटिंग था उस मीटिंग में पूछे थे कि पुष्पा को क्यों नहीं एक्सपेल किया जा रहा है, क्या पुष्पा के वाई, तो बोला गया था ट्वीट देख लीजिए। अगर कोई सवाल पूछने से बोला जाएगा कि ट्वीट देख लीजिए, इसीलिए हम लोग, मैं और संदीपन दोनों, हम लोग गए नहीं थे कल का मीटिंग में, क्योंकि अगर मीटिंग में जाकर हम लोग कुछ बोल नहीं पाएंगे, बोला जाएगा कि ट्वीट देख लीजिए, उसका कोई मतलब नहीं बनता है। तो अब देखिए, जो खबर मैं आपको आज बता रहा हूं ये बहुत बड़ी खबर है, और खबर वो ये है कि ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी में अब बगावत जैसी स्थिति पैदा हो गई है। उनके बुलाने पर भी ममता बनर्जी के विधायक उनकी बैठकों में नहीं आ रहे हैं। जो उन्होंने लास्ट अपनी बैठक बुलाई उसमें उनके 60 विधायक नहीं पहुंचे। इसके अलावा उनके अपने खुद के विधायक अब विधानसभा स्पीकर के पास जाकर शिकायत कर रहे हैं कि उनके फर्जी हस्ताक्षर करके पार्टी ने विधानसभा स्पीकर के सामने दस्तावेज पेश कर दिया है जिसमें फर्जी हस्ताक्षर हैं उनके सांसदों के, उनके विधायकों के। ये उनके खुद के विधायक जाकर बता रहे हैं और इसीलिए ममता बनर्जी ने अपने 2 विधायकों को सस्पेंड कर दिया है। अब कहानी बड़ी दिलचस्प है। देखिए, ममता बनर्जी को अब अपने ही विधायकों को सस्पेंड करना पड़ रहा है। विधानसभा स्पीकर के कहने पर इस फर्जी हस्ताक्षर के मामले में पहले एफआईआर दर्ज की गई पुलिस में और उसके बाद इसकी जांच सीआईडी को सौंप दी गई। सब कुछ इतना फटाफट हो रहा है कि सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस भी दे दिया और पेश होने के लिए बुला भी लिया, लेकिन अभिषेक बनर्जी ने यह कहते हुए 15 दिन का समय मांगा है कि अभी उनकी तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन आज मेरे पास वो दस्तावेज है जिसमें पूरी डिटेल्स हैं और मैं आपको बताता हूं। अभी तक सीआईडी ने 13 विधायकों से पूछताछ कर ली है, उनके स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड कर लिए हैं और ये जो 13 विधायक हैं असल में इन्होंने हस्ताक्षर अपने किए ही नहीं थे, बल्कि इनके नाम के सामने, इनके हस्ताक्षर के नाम पर बोल्ड लेटर्स में, ब्लॉक लेटर्स में इनका नाम लिख दिया गया था। तो आप जानते हैं ब्लॉक लेटर्स में जब ऐसे ही नाम लिख दिया जाता है उसे हस्ताक्षर नहीं माना जाता। और इन सब ने यह बताया है कि जो 13 विधायक हैं इनके सिग्नेचर्स ब्लॉक लेटर्स में थे और ये विधायक कौन कौन से हैं? बहरुल इस्लाम, चंद्रनाथ सिन्हा, अरूप रॉय, तपस मैती, नैना बनर्जी, तपस मंडल, शुभाशीष दास, तौरफ हुसैन मंडल, दिनेन रॉय, कुणाल घोष, अब्दुल अजीज, तौसिफर रहमान और अब्दुल मतीन। ये 13 विधायक हैं जो ये कहते हैं कि हमने तो हस्ताक्षर किए ही नहीं। और इसमें से कुछ विधायकों ने ये कहा है, जिसका कि उन्होंने प्रॉपर रिकॉर्डिंग की है उनके बयान की, कि सिग्नेचर्स इन द मीटिंग रेजोल्यूशन बुक डेटेड 6/5/26, मतलब 6 मई को जो मीटिंग रेजोल्यूशन बुक में जो लिखा गया था वो उसमें उनके हस्ताक्षर हैं ही नहीं। और एक और एमएलए जो हैं उन्होंने ये कहा कि वो तो उस बैठक में मौजूद ही नहीं थे, उन्होंने कोई ऐसी बैठक कोलकाता में अटेंड ही नहीं की है, लेकिन उनके नाम के सामने हस्ताक्षर उनके कर दिए गए हैं, ये कहते हुए कि इन्होंने मीटिंग अटेंड की थी और इनके भी हस्ताक्षर इसमें शामिल हैं। तो ये देखिए, एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा टीएमसी ने किया है जिसकी जांच अब हो रही है। और सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को नोटिस दिया पहले कि आप पेश होइए। अभिषेक बनर्जी ने कहा कि हाल ही में उनके साथ मारपीट की जो घटना हुई है इससे उनकी तबीयत खराब है, वो 15 दिन के बाद आएंगे। लेकिन आज सीआईडी ने अभिषेक बनर्जी को दोबारा से नोटिस दिया और अब 8 जून को पेश होने के लिए कहा है। जब से टीएमसी चुनाव हारी है तब से आम लोगों में टीएमसी का खौफ खत्म हो चुका है और ममता बनर्जी की ये नेता अब जहां भी सड़कों पर निकलते हैं जनता इन्हें देखते ही पीट रही है या फिर इनके खिलाफ नारेबाजी कर रही है। चुनाव के नतीजे आने के बाद से टीएमसी के कई बाहुबली नेता और कई बड़े बड़े गुंडे इसी तरह सड़कों पर सरेआम पिट चुके हैं। ममता बनर्जी का आरोप है कि उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की ये पिटाई आम जनता ने नहीं की, बल्कि ये बीजेपी ने करवाई है और ये सब कुछ एक राजनीतिक षड्यंत्र है। आज ममता बनर्जी फेसबुक पर लाइव थी और
फेसबुक पर उन्होंने कहा कि कल यानी 2 जून को वो कोलकाता में एक विरोध प्रदर्शन करेंगी और अगर उन्हें कोलकाता में धरना प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं मिली तो वो दिल्ली जाएंगी और फिर दिल्ली में वो अपना विरोध प्रदर्शन करेंगी। আমি আপনাদের পরিষ্কার বলছি, কালকে বেলা 1টা 10টা থেকে আমাদের বুকিং করা আছে। ন্যাচারালি সব অ্যারেঞ্জমেন্ট করতে হবে। 1টা থেকে সবাইকে বলবো আসতে। পুলিশ যদি আমাদের পারমিশন না দেয় স্টেজ করার, মাইক লাগানোর কোনো দরকার নেই, আমরা কিচ্ছু চাই না। আমরা রাস্তায় বসবো, রাস্তায় বসার লোক আমরা। ধর্নাটা হবে। আমি একা থাকলেও যদি পুলিশ কাউকে ঢুকতেও না দেয়, আপনাদের রাস্তায় আটকে দেওয়ার প্ল্যান আছে, তাও যদি করেন আমাকে যেখানে আটকাবেন আমি সেখানে বসবো, সেটাই আমার ধর্নার স্থল হয়ে উঠবে। আর আপনারা যদি গ্রেপ্তার করেন করুন। एक ज़माना था जब ममता बनर्जी का पूरा कंट्रोल था पश्चिम बंगाल पर, वो मुख्यमंत्री थी, किसी की हिम्मत नहीं थी कि उनके सामने जवाब दे सके। ये वो टाइम था जब पश्चिम बंगाल का पूरा मीडिया उनकी मुट्ठी में था। दिल्ली में भी एक बहुत बड़ा तबका मीडिया का उनका समर्थन करता था। दिल्ली के में बैठे बड़े बड़े पत्रकार उनके समर्थन में बातें करते थे और पश्चिम बंगाल का तो पूरा मीडिया उन्होंने अपनी मुट्ठी में कर रखा था। लेकिन अब ये मीडिया भी उन्हें छोड़कर भाग गया और आप देखिए आज ममता बनर्जी को फेसबुक पर आकर लाइव करना पड़ा, क्योंकि ममता बनर्जी ये समझ चुकी हैं कि अगर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी भी और मीडिया अगर आ भी गया तो मीडिया उन्हें ज़्यादा समय इस बार देने वाला नहीं है। तो मीडिया भी अब उन्हें उनका जो पक्का समर्थन वाला मीडिया था वो भी अब उन्हें धीरे धीरे छोड़कर जा रहा है और आखिर में ममता बनर्जी को भी सोशल मीडिया पर आना पड़ा और आज फेसबुक पर आकर उन्होंने ये लाइव अपना किया जिसमें सारे आरोप उन्होंने लगाए हैं। हालांकि राहुल गांधी, अखिलेश यादव और अरविंद केजरीवाल जैसे विपक्षी नेता इस मामले में ममता बनर्जी का पूरा साथ दे रहे हैं। उनकी मजबूरी है, साथ नहीं देंगे तो कैसे चलेगा, इसलिए वो लगातार ममता बनर्जी के साथ बने हुए हैं। लेकिन ये तमाम लोग वो ज़माना भूल गए जब लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के कई बड़े बड़े नेताओं को इसी तरह टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर घेर लिया था। बीजेपी के एक बड़े नेता दिलीप घोष की सड़क पर ही ऐसे पिटाई की गई थी। जेपी नड्डा और कैलाश विजयवर्गीय जैसे बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं पर जानलेवा हमले हुए, लेकिन उस समय ममता बनर्जी की सरकार ने इन हमलों को रोकने की कभी कोई कोशिश नहीं की। जब जेपी नड्डा की गाड़ी पर हमला हुआ था तब इन्हीं अभिषेक बनर्जी ने कहा था कि पश्चिम बंगाल की जनता बीजेपी से बहुत नाराज है, अब अगर जनता उन पर हमले कर रही है तो हम क्या कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं समय बहुत बलवान होता है और जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं होता। समय का चक्र ऐसा घूमा कि आजकल टीएमसी के नेताओं का सड़कों पर निकलना मुश्किल हो गया है और देश के नेताओं के लिए ये एक बहुत बड़ी सीख है, ये बहुत बड़ा सबक है। सबक ये है कि जब सत्ता में हो तो सत्ता का घमंड कभी मत करो, क्योंकि ये एक ना एक दिन जाने ही वाली है। और अगर विपक्ष में हो तो पूरी मेहनत से संघर्ष करते रहो, क्योंकि एक ना एक दिन आप भी सत्ता तक जरूर पहुंचेंगे। अब हम कल रात को खत्म हुए 19वें आईपीएल चैंपियनशिप का विश्लेषण करेंगे और आपको यह बताएंगे कि आईपीएल के सीजन को कैसे याद किया जाएगा। हर आईपीएल अपने साथ कुछ यादें छोड़कर जाता है और हर आईपीएल के सीजन के कुछ हाइलाइट्स होते हैं कि ये कैसे याद किया जाएगा। अब हम आपको ये बताएंगे कि आईपीएल के इस सीजन को हम कैसे आगे याद कर सकते हैं। आप कैसे याद करेंगे इसे। हर आईपीएल अपने साथ कुछ यादें छोड़कर जाता है। तो देखिए इस बार का जो आईपीएल है वो सबसे पहले तो वैभव सूर्यवंशी के लिए याद किया जाएगा। वैभव को इस बार पूरे देश ने देखा और इस बार वैभव सूर्यवंशी इस आईपीएल के सबसे बड़े सुपरस्टार रहे हैं।
तो 15 साल के हैं वैभव सूर्यवंशी। जिस उम्र में बच्चे स्कूल टीम में खेलने का सपना देखते हैं, उस उम्र में वैभव ने आईपीएल पर राज किया है। सबसे ज्यादा रन बनाकर उन्होंने ऑरेंज कैप जीता, सबसे ज्यादा छक्के मारने का रिकॉर्ड बनाया और पूरे सीजन की वो सबसे बड़ी खोज बन गए। ये आईपीएल एक नए सुपरस्टार के जन्म के लिए हमेशा याद रखा जाएगा। दूसरी कहानी है विराट कोहली की। विराट कोहली का यह स्वर्णिम अध्याय भी देश हमेशा याद रखेगा। आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियनशिप जीती और फाइनल में 37 साल के विराट कोहली ने एक बार फिर एक बहुत बड़ी निर्णायक पारी खेली। एक जमाना था जब विराट कोहली को लोग ताने देते थे कि उनकी टीम ट्रॉफी नहीं जीत पाई, लेकिन आज वो आईपीएल के सबसे बड़े विजेताओं में से एक हैं। उनके आलोचकों ने यह कहना शुरू कर दिया था कि अब विराट कोहली में वो बात नहीं रही, लेकिन इस आईपीएल में विराट कोहली ने दिखा दिया कि प्रतिभा और परिश्रम का जो मिश्रण उनके पास है वो शायद किसी के पास नहीं, और वो अपनी शर्तों पर जब चाहें, जब तक चाहें खेल सकते हैं। और तो मैंने आपको बताया वैभव सूर्यवंशी के लिए यह आईपीएल याद किया जाएगा, विराट कोहली के लिए याद किया जाएगा। वैभव सूर्यवंशी 15 साल के हैं, विराट कोहली 37 साल के हैं। वैभव सूर्यवंशी का रिकॉर्ड देखिए, 776 रन, 72 छक्के, 1 शतक, 5 अर्धशतक और स्ट्राइक रेट देखिए उनका 237 का उनका स्ट्राइक रेट है, 237% का। अब तीसरी बात, यह आईपीएल पूरी तरह से बैटर्स के नाम रहा। इस बार के 74 मैचों में 53 बार 200 से ज्यादा रन बने, लगभग 2300 चौके मारे गए, लगभग 1400 छक्के मारे गए, जो आईपीएल में एक नया रिकॉर्ड है। सोचिए, लगभग 1500 छक्के इस बार मारे गए हैं, यह नया रिकॉर्ड है। इस बार बल्लेबाज पूरी तरह से आईपीएल में छाए रहे और इन बल्लेबाजों ने बहुत अच्छे तरीके से दुनिया के बड़े से बड़े बेहतरीन गेंदबाजों की जमकर पिटाई की। बहुत सारे लोगों को यह शिकायत रही कि गेंदबाजों की पकड़ कम होने की वजह से इस बार आईपीएल के इन गेम्स में थोड़ा रोमांच कम हो गया, और इस बार का जो आईपीएल है वो पूरी तरीके से बैटर्स ने यानी बल्लेबाजों ने डोमिनेट किया। लेकिन अगर इसे एक वाक्य में कहें तो यह आईपीएल ट्रॉफी से ज्यादा बदलाव के लिए याद किया जाएगा। एक तरफ विराट कोहली जैसे दिग्गज खिलाड़ी अपनी विरासत को और बड़ा कर रहे थे, उसे और फैला रहे थे, और दूसरी तरफ वैभव सूर्यवंशी जैसे नए खिलाड़ी क्रिकेट का भविष्य लिख रहे थे। यानी पुरानी पीढ़ी और नई पीढ़ी एक साथ इस आईपीएल में आपको नजर आई। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, इसमें ऐसा लगता है जैसे विराट कोहली अपनी विरासत वैभव सूर्यवंशी को देने की कोशिश कर रहे हैं। एक 37 साल का खिलाड़ी है और एक 15 साल का खिलाड़ी है। ये तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कह रही हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि आईपीएल के सीजन ने सिर्फ हमें एक चैंपियन नहीं दिया, बल्कि उसने क्रिकेट का अगला अध्याय भी लिख दिया है। अब देखिए, आईपीएल चैंपियनशिप लगातार दूसरी बार जीतने वाली आरसीबी के समर्थकों ने, उनके फैंस ने कल हैदराबाद की सड़कों पर जमकर हुड़दंग मचाया। इस मैच के बाद जश्न के नाम पर फैंस ने सड़कों पर ही पटाखे जलाने शुरू कर दिए, जिसकी वजह से वहां पर ट्रैफिक जैम लग गया और आम लोगों को भी काफी परेशानी हुई। हालात इतने बिगड़ गए कि भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को सड़कों पर ही उतरना पड़ा, या आप कह लीजिए कि पुलिस ने भी इस मैच के बाद सड़कों पर बैटिंग करनी शुरू कर दी।
तो देखिए कि जब आरसीबी के फैंस नहीं माने और वो लगातार हुड़दंग करते रहे तो फिर पुलिस को भी अपनी बल्लेबाजी दिखानी पड़ी। खेलों के जश्न में आपने देखा होगा दुनिया भर में ऐसे ही हुड़दंग होता है। अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं फ्रांस की। फ्रांस में तो फुटबॉल के फैंस ने हिंसा और दंगे करने शुरू कर दिए। तो फ्रांस की ये तस्वीरें देखिए जिसमें यूरोप की सबसे बड़ी फुटबॉल प्रतियोगिता जीतने के बाद पेरिस में फैंस का जश्न हिंसा और दंगे में बदल गया। और देखिए फ्रांस की टीम हारी नहीं है बल्कि जीती है। उसके बाद भी ये फैंस तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं, हिंसा आगजनी क्यों कर रहे हैं, ये समझ के परे है। 30 मई को यूईएफए चैंपियंस लीग के फाइनल मुकाबले में फ्रांस की टीम पेरिस सेंट जर्मेन यानी पीएसजी ने इंग्लैंड की आर्सेनल को हरा दिया। इस जीत के साथ पीएसजी लगातार दूसरी बार चैंपियन बन गई। इसके बाद मैदान में फुटबॉल का मैच तो खत्म हो गया, लेकिन सड़कों पर एक और मुकाबला शुरू हो गया। पीएसजी के लगभग 20,000 फैंस पेरिस के मशहूर आईफिल टावर के पास इकट्ठा हो गए और फिर ये सभी लोग सड़कों पर भी उतर आए। जिस जीत का जश्न मनाने के लिए ये लाखों लोग निकले, वही जश्न कुछ ही घंटों में दंगों में और हिंसा में तब्दील हो गया। कई इलाकों में सड़कों पर गाड़ियों और स्कूटर्स में आग लगा दी गई। पुलिस ने आंसू गैस फायर करके दंगा करने वालों पर कंट्रोल करने की कोशिश की, लेकिन इस भीड़ ने कई पुलिस स्टेशंस पर ही हमला कर दिया। पेरिस के अलावा 16 शहरों में, पेरिस सहित 16 शहरों में पुलिस ने हमला करने, तोड़फोड़ और चोरी के आरोपों में लगभग 800 लोगों को गिरफ्तार किया है। 22,000 पुलिसकर्मियों को तैनात करने के बावजूद इन दंगों में लगभग 200 लोग और 57 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जिस पेरिस को पूरी दुनिया में सिटी ऑफ लव और सिटी ऑफ लाइट कहा जाता है, लेकिन इस समय वहां के दंगे और हिंसा की तस्वीरें पूरी दुनिया में वायरल हैं। पूरी दुनिया देख रही है कि फ्रांस के जो फुटबॉल फैंस हैं वो अपनी जीत के जश्न को किस तरह मनाते हैं, ये आप देखिए। अब आपको ये बताते हैं कि दुनिया भर में जब कभी इस प्रकार की चीज़ें होती हैं तो फुटबॉल के फैंस या अलग अलग जो स्पोर्ट्स हैं, खेल हैं, उनके जो फैंस हैं वो इतने हिंसक क्यों हो जाते हैं। इसका जवाब है भीड़ का मनोविज्ञान। आप ज़रा पूरी स्क्रीन पर देखिए इन तस्वीरों को और इस भीड़ के मनोविज्ञान को आप समझिए। जब कोई व्यक्ति अकेला होता है तो उसे अपनी पहचान, अपनी प्रतिष्ठा और अपने ऊपर होने वाली कानूनी कार्रवाई का डर होता है, लेकिन हजारों लोगों की भीड़ का हिस्सा बनते ही हर व्यक्ति को लगता है कि भीड़ में उसकी पहचान छिप जाएगी, इसलिए उसके पकड़े जाने की संभावना बहुत ही कम है। इसके साथ ही शुरू होती है हर्ड मेंटालिटी। इसमें कोई एक व्यक्ति बैरिकेड तोड़ता है तो कोई दूसरा दुकान का शीशा तोड़ता है, तीसरा उसमें आग लगा देता है और लोग एक दूसरे की नकल करते हैं। अगर एक व्यक्ति तोड़फोड़ कर रहा है तो दूसरा व्यक्ति भी तोड़फोड़ करने की कोशिश करता है।
और इसी को कहते हैं हम हर्ड मेंटेलिटी, यानी सब एक दूसरे के जैसा बनना चाहते हैं और पूरी भीड़ एक खास तरीके से व्यवहार करने लगती है। पूरी जो भीड़ है वो एक खास दिशा में चलने लगती है। अपनी टीम की जीत के बाद लोगों के मन में ज़बरदस्त भावनाएं पैदा होती हैं। शरीर में एड्रेनलिन जो रश होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है और ये एक तरह का हार्मोन होता है जो शरीर को लड़ने या भागने के लिए तैयार करता है। इसकी वजह से शांत स्वभाव का व्यक्ति भी कई बार हिंसक हो सकता है और ऐसे बड़े बड़े आयोजनों में अक्सर असामाजिक तत्व भी इस प्रकार की भीड़ में घुस जाते हैं और कुछ उकसाने वाली हरकतें करके पूरी भीड़ को हिंसा की तरफ मोड़ देते हैं। कई एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि फुटबॉल सिर्फ एक ट्रिगर है। असली समस्या फ्रांस के समाज में मौजूद असंतोष, बेरोजगारी और वहाँ के सिस्टम के प्रति गुस्सा है जो ऐसे मौक़ों पर सड़कों पर फूट पड़ता है। ये भी एक कारण हो सकता है। फ्रांस में अक्सर दंगे और हिंसा की घटनाएं उन इलाकों में होती हैं जहां बड़ी संख्या में ऐसे परिवार रहते हैं जो अप्रवासी हैं, यानी जो बाहर से आए हैं। फ्रांस में लगभग 14% आबादी अप्रवासियों की है, ऐसे लोगों की है जो बाहर से फ्रांस में आए हैं। यहाँ लगभग 70 लाख मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोग हैं और ये पूरे यूरोप में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाले देशों में से एक है फ्रांस। हालांकि इस हिंसा की पूरी जिम्मेदारी सिर्फ भीड़ की नहीं है। फ्रांस की सरकार और सुरक्षा एजेंसियों पर भी सवाल उठते हैं। पिछले साल भी इसी PSG टीम के चैंपियन बनने के बाद ऐसे ही हिंसा और तोड़फोड़ हुई थी और इस बार भी जब जश्न मनाया गया तो वो कंट्रोल से बाहर हो गया। पहले से वहाँ की सरकार को, पुलिस को ये आशंका थी, लेकिन शायद इसके लिए उन्होंने प्लानिंग नहीं की थी। आपको 2 दिन पहले की तस्वीर दिखाते हैं जब पेरिस की कई दुकानों को दंगों से बचाने के लिए उनके दरवाजों पर और खिड़कियों पर अलग से एक्स्ट्रा शील्ड लगाई जा रही थी। यानी उन्हें पहले से पता था कि 2 दिन के बाद जब मैच होगा फाइनल तो इस प्रकार की हिंसा हो सकती है। तो बहुत सारे लोगों ने अपनी सुरक्षा के लिए इस तरह की शील्ड्स लगाई। इसी महीने अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको में भी फुटबॉल का वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है और वहां भी ऐसा ही होने की आशंका है क्योंकि फुटबॉल के फैंस की हिंसा का आज का नहीं बल्कि एक बहुत लंबा इतिहास रहा है। अब पेरिस से, फ्रांस की राजधानी से आपको लाते हैं भारत की राजधानी में, दिल्ली शहर के बारे में आपको बताते हैं। दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि यह शहर 7 बार उजड़ा और फिर इसे 7 बार फिर से बसाया गया। लेकिन दिल्ली का ये दुर्भाग्य है कि इसके कुछ इलाकों को छोड़ दिया जाए तो पूरा शहर हर बार बहुत ही अनप्लान्ड तरीके से बसाया गया। इसीलिए दिल्ली में रहने वाले लाखों लोगों की ज़िंदगी अब ऐसी जगहों पर गुजर रही है जिन्हें सुरक्षित शहर नहीं बल्कि डेथ ट्रैप्स कहना ज़्यादा सही होगा। 30 मई को दिल्ली का एक बड़ा मशहूर इलाका है साकेत। साकेत में एक बहुत बड़ा मॉल भी है। इस साकेत इलाके में एक गांव है जिसका नाम है सैदुला जाब। बहुत पुराना गांव है। सैदुला जाब गांव के इलाके में शाम को 7:30 बजे एक 5 मंजिला बिल्डिंग गिर गई। इस हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि कई लोग घायल हुए हैं। अभी तक की जांच के मुताबिक इस हादसे के समय बिल्डिंग की ऊपरी मंजिल पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। इस हादसे के वक्त बिल्डिंग का एक बड़ा हिस्सा उसी के बगल में चल रही एक कैंटीन के ऊपर गिर गया। उस समय इस कैंटीन में बहुत सारे छात्र खाना खा रहे थे और इस मलबे में दबने की वजह से उनमें से कई लोगों की मौत हो गई। जिस इलाके में यह बिल्डिंग गिरी है वहां पर मेडिकल और इंजीनियरिंग के छात्रों के लिए कई कोचिंग सेंटर्स हैं। यानी यहाँ ये एक ऐसा इलाका है यहाँ पर कोचिंग सेंटर्स काफ़ी हैं। जो छात्र हैं, जो तैयारियां कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की, वो यहाँ काफ़ी आते हैं कोचिंग के लिए और यहाँ बड़ी संख्या में छात्रों के लिए पीजी हॉस्टल्स और कैंटीन्स हैं जो यहाँ चल रही हैं। और यही वजह है कि इस दुर्घटना में मरने वाले और घायल लोग ज़्यादातर 23 से 25 वर्ष के युवा छात्र हैं। अब देखिए, आज हम अपने युवाओं की बात करें, छात्रों की बात करें, तो छात्रों की हालत हमारे देश में ये है कि अगर वो नीट का एग्ज़ाम देते हैं तो नीट का एग्ज़ाम लीक हो जाता है। कोई दूसरा एग्ज़ाम देते हैं, CBSE का एग्ज़ाम देते हैं, उसमें भी कोई ना कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाता है। तो अगर इन्होंने कोई परीक्षा दे दी तो वो लीक हो जाएगी। अगर परीक्षा से पहले तैयारी करने के लिए कोचिंग सेंटर में गए तो वहां पर इस प्रकार की दुर्घटना हो जाएगी जहां कैंटीन में खाना खा रहे हैं और ऊपर से बगल वाली बिल्डिंग उनके ऊपर गिर गई। और ये सब हमारे देश के युवाओं के साथ इस समय हो रहा है।
अब इस मामले में नगर निगम के 2 इंजीनियर्स को सस्पेंड किया गया है, वहीं बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब आप इस पूरी दुर्घटना की तस्वीर देखिए और फिर यह भी देखिए कि वहां पर जो मौजूद लोग थे वो क्या कहते हैं इसके बारे में। स्टूडेंट यहाँ पे भतेरे रहते हैं और यहाँ पे काम कर रहे थे। इतनी खराब बिल्डिंग में कैसे स्टूडेंट लोग काम कर रहे थे? अभी अगर वो ऑफिस टाइम होता कितने लोग मरते? 200-300 लोग मरते। जब बिल्डिंग बन रही थी तब भी मटेरियल गिर रहा था ऊपर से, हमने मना किया, कोई कुछ नहीं बोला, ठीक है। उसका जब अब बिल्डिंग गिर गई है वो मालिक गायब है। वो उसको अगर आप छुओगे भी जाके भी, वो सीमेंट नहीं है, वो बस ऐसे लोकल क्वालिटी का कुछ है, बस डाल दिया उन्होंने पैसे कमाने के लिए। 100 मंजिल चढ़ा दी कि 1 2 3 और वो गिर गई। और वो बिल्डिंग एकदम गीली ही थी क्योंकि रोज देखते थे हम लोग, वहां से पानी भी गिरता था, रोज डेली देखते थे। हल्का हल्का पानी टपकता था क्योंकि सीलन आ रही थी उसमें। देखिए, अवैध बिल्डिंग्स दिल्ली में बनती जा रही हैं, रोकने वाला कोई नहीं है। और जब इस प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं तब हम 1-2 इंजीनियर्स को पकड़ते हैं, उन्हें सस्पेंड कर देते हैं, थोड़े दिन के बाद उनकी बहाली हो जाती है और फिर ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहता है। सोचिए, हमारे दिल्ली में सरकार है, हमारी दिल्ली में एमसीडी है, यहाँ के लोकल विधायक भी हैं, लोकल पार्षद भी हैं, यहाँ के सरकारी मुलाजिम भी हैं, यहाँ पर पुलिस भी है, सब कुछ पूरा सिस्टम है। उसके बाद भी ये अंधाधुंध अवैध कंस्ट्रक्शन जो दिल्ली में चल रहा है और हमारे दूसरे शहरों में भी चल रहा है, ये यकीन मानिए भारत की अगली सबसे बड़ी समस्या है। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले भारत की राजधानी दिल्ली की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहता हूं और ये तस्वीरें हमने इंटरनेट से निकाली हैं, गूगल अर्थ से निकाली हैं। सबसे पहले आप दिल्ली के इसी साकेत इलाके का वो क्षेत्र देखिए जहां पर ये दुर्घटना हुई है। देखिए, ये है वो साकेत का सैदुल्ला जाब गांव। आप देखेंगे चारों तरफ से घनी आबादी है और आपको बिल्डिंग्स ही बिल्डिंग्स यहां पर दिखाई देंगी। आप देखते जाइए, ये है वो सैदुल्ला जाब इलाका साकेत का और ये सारी बिल्डिंग्स किसी माचिस के डिब्बी की तरह एक दूसरे के साथ ऐसे चिपकी हुई हैं। तो आप देखिए, ये वो इलाका है। अब आप अंदाजा लगाइए कि जब इनमें से कोई एक बिल्डिंग गिरेगी, इनमें से बहुत सारी बिल्डिंग अवैध है, किसी ने एक्स्ट्रा मंजिल बनाई हुई है, गलियों में सड़कों पर कब्जे किए हुए हैं, जो सरकारी जमीन है जो सड़क के लिए छोड़ी गई है उस पर भी बिल्डिंग्स बना ली गई हैं। अब आप सोचिए कि इन बिल्डिंग्स में कोई दुर्घटना हो जाए, अगर यहां पर आग लग जाए तो यहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ी के गुजरने तक की जगह नहीं है। अगर आप कोई राहत कार्य के लिए क्रेन लेकर जाना चाहें तो ये इतनी सकरी गलियां हैं कि यहां से क्रेन नहीं जा सकती, यहां से एम्बुलेंस नहीं घुस पाएगी अंदर अगर यहां पर कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए इस प्रकार की। और ये सारा जो इलाका है, अगर आप एक एक करके सर्वे करेंगे, हर बिल्डिंग में आपको कोई ना कोई कानून तोड़ने की शिकायत जरूर मिलेगी, हर बिल्डिंग में। ये तो वो इलाका है सैदुल्ला जाब साकेत का इलाका जहां ये दुर्घटना हुई है। आप देख लीजिए, एक के ऊपर एक मकान चढ़े हुए, कोई प्लानिंग नहीं है। अब दिल्ली का एक और इलाका दिखाते हैं आपको, इसका नाम है लक्ष्मी नगर। इसके आसपास की तस्वीरें देखिए, यहां भी आपको एक के बाद एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई बिल्डिंग्स आपको नजर आएंगी। यहां अगर कोई दुर्घटना कभी हो जाए, यहां पर भी कभी आग लग जाए तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहां पहुंच नहीं सकती, एम्बुलेंस यहां पर पहुंच नहीं सकती। तमाम सारे मकानों ने, सारी बिल्डिंग्स ने हमारे कानून तोड़कर अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। अब आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग इलाका दिखाते हैं। यह है ओखला के आसपास का इलाका। यह इलाका दिल्ली की जीवन रेखा कही जाने वाली यमुना नदी के आसपास का है, जिसे हम रिवर बेसिन कहते हैं, जो यमुना का जो बेड होता है जिस पर कंस्ट्रक्शन अवैध है पूरी तरीके से। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि यहां पर आप कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते क्योंकि ये नदी का इलाका है। अब आप देखिए, मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूं, ये आप देखिए,
ये यमुना नदी के पास बिल्कुल किनारे पर आप देखिए ओखला में सारा के सारा इलीगल कंस्ट्रक्शन है, पूरा अवैध कंस्ट्रक्शन है। और कैसे जंगलों को काट दिया गया। यमुना नदी का जो बेड है उस पर अवैध बिल्डिंग्स बना दी गई। ये आप देखते जाइए, ना सड़कों की जगह छोड़ी, ना गलियों की जगह छोड़ी, और अगर कोई छोटी मोटी जगह छोड़ी भी है सड़कों के लिए, उस पर लोगों ने अपनी गाड़ियों को पार्क कर दिया है। ये सारा वो इलाका है। और अगर आप दिल्ली में जाएंगे तो कुछ इलाकों को छोड़कर लगभग सारी दिल्ली इसी प्रकार की है। इन तस्वीरों को देखकर ऐसा लगता है कि इस समय दिल्ली का एक बड़ा हिस्सा कंक्रीट के किसी न किसी अवैध जंगल में बदल चुका है। दिल्ली में वर्ष 2001 में मिक्स्ड लैंड यूज की योजना लाई गई थी और वर्ष 2006 से इसे बहुत बड़े स्तर पर लागू कर दिया गया। इसका उद्देश्य लोगों को अपने घर के साथ एक छोटा मोटा कारोबार शुरू करने की अनुमति देना था, ताकि लोग अपने मकान के जरिए कुछ आमदनी भी कर सके। लेकिन फिर इसका जमकर दुरुपयोग हुआ और दिल्ली में ज्यादातर इलाकों में इसका इस्तेमाल सुविधा से ज्यादा मुनाफे के लिए किया गया। घरों में और रेजिडेंशियल इलाकों में बड़े बड़े बाजार खुल गए, घरों के अंदर दुकानें खुल गई, जो गलियां थीं वो पार्किंग के लिए इस्तेमाल होने लगी। इमारतों पर उनकी क्षमता से कहीं ज्यादा बोझ डाल दिया गया। दिल्ली में लगभग 357 लाल डोरा गांव हैं। ये गांव लोगों के रहने के लिए बसाए गए थे, लेकिन ज्यादातर गांव अब छोटे मोटे शहर की तरह बन चुके हैं, जहां दुकानें हैं, गोदाम हैं, ऑफिसेज बना दिए गए हैं। और इन गांवों में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं कि वो इस सबको झेल सके। दिल्ली में अवैध कंस्ट्रक्शन को लेकर वर्ष 2006 में तेजेंद्र खन्ना कमेटी बनाई गई। इस कमेटी ने जांच में यह पाया कि दिल्ली में 70 से 80% बिल्डिंग बनाने में नियमों का उल्लंघन किया गया है। 70 से 80% बिल्डिंग अवैध निर्माण की वजह से दिल्ली के कई इलाकों में अब सकरी गलियां हैं। इन सकरी गलियों में लोग अपनी गाड़ियां भी पार्क करते हैं। इन्हीं सकरी गलियों की वजह से किसी इमरजेंसी में, किसी दुर्घटना के समय यहां पर रेस्क्यू टीम पहुंच नहीं सकती, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां यहां पहुंच नहीं सकती। पश्चिम, दक्षिणी और पूर्वी दिल्ली में किए गए एक सर्वे के मुताबिक बहुत सारे क्षेत्रों में जो सड़क है उसकी मूल चौड़ाई सिर्फ 4 से 10 मीटर के बीच है, लेकिन उस पर भी अतिक्रमण कर लिया गया और अतिक्रमण की वजह से अब सड़कों की चौड़ाई इससे भी घटकर 1.5 से 3.5 मीटर रह गई है। सोचिए, वो सड़क जो 1.5 से 3.5 मीटर के बीच की रह गई हो क्योंकि उस पर कब्जा कर लिया है लोगों ने। फायर ब्रिगेड की गाड़ी को गुजरने के लिए जो मिनिमम सड़क चाहिए उसकी चौड़ाई कम से कम 6 से 7 मीटर होनी चाहिए। यानी ये वो इलाके हैं जहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा ही नहीं सकती, क्योंकि उनकी जो गलियां हैं, सड़कें हैं, इतनी तंग हैं। 1.5 से 3.5 मीटर की सड़क बची है। ऐसे में लोग क्या रेस्क्यू ऑपरेशन की उम्मीद करेंगे? ऐसे में आग लगने या फिर किसी हादसे की वजह से रेस्क्यू टीम या फायर ब्रिगेड बहुत देर से पहुंचती है और तब फिर लोग शिकायत करते हैं कि उन्हें समय पर मदद नहीं मिली, फायर ब्रिगेड की गाड़ी तो आई नहीं, एम्बुलेंस आई नहीं, रेस्क्यू का काम ठीक से हुआ नहीं। अरे वहां गाड़ी पहुंचेगी कैसे? आपने पूरी की पूरी सड़क पर तो कब्जा कर लिया और जब इस कब्जे को हटाने की बात होती है तो फिर वही जनता प्रोटेस्ट करती है। फिर वो कहते हैं कि हम आपको चुनाव में हरा देंगे। फिर एक और पार्टी आती है जो कहती है कि आप हमें वोट दे दीजिए तो हम आपका कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हटाएंगे नहीं, हम आपका अवैध कब्जा ऐसे के ऐसे रहने देंगे। तो आज हमारे देश को बहुत जरूरत है कि दिल्ली जैसे शहरों में सभी पुरानी और कमजोर इमारतों का एक स्ट्रक्चरल ऑडिट किया जाए, हर इमारत का। जैसे हमारे देश में गाड़ियों का फिटनेस टेस्ट होता है, वैसे ही 20 और 25 साल पुराने मकानों का भी एक ऑडिट होना चाहिए। अब तो एआई आ चुका है। एआई की मदद से कहीं पर भी अगर अवैध निर्माण हो रहा है तो उसकी पूरी निगरानी करनी चाहिए रियल टाइम में। दिल्ली के उन सभी इलाकों की सूची सार्वजनिक होनी चाहिए जहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां नहीं पहुंच सकती। आज हम फायर ब्रिगेड, जो फायर डिपार्टमेंट है, दमकल विभाग, उनसे हम ये कहना चाहते हैं कि उन्हें एक सूची जारी करनी चाहिए कि दिल्ली के ये सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर हमारी गाड़ी नहीं जा सकती, अगर आग लग गई हम नहीं पहुंच पाएंगे। ये गली देखिए जो आपकी स्क्रीन पर है, क्या आपको लगता है यहां कोई भी गाड़ी कभी पहुंच पाएगी? यहां एम्बुलेंस जा सकती है, यहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा सकती है, यहां किसी भी प्रकार का कोई राहत का काम हो सकता है। ऐसे क्षेत्रों के लिए विशेष आपदा प्रबंधन योजना बननी चाहिए। इसके अलावा अवैध निर्माण के लिए जो भी
सरकारी अधिकारी आरोपी हैं उनके खिलाफ तो बेहद सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि कोई इसके बाद हिम्मत ना करे कि वो रिश्वत लेता रहे और इन अवैध निर्माण को होने देता रहे। याद रखिए, दुर्घटना के बाद कार्रवाई करने से बेहतर है कि दुर्घटना से पहले ही कार्रवाई कर ली जाए। इससे पहले कि हम अगले दुर्घटना का इंतज़ार करें, कोशिश ये करनी चाहिए कि हम उसे रोकने की कोशिश करें। अब आपको दिल्ली के पास गाजियाबाद में बकरीद के दिन हुई एक युवक की हत्या के बारे में बताते हैं। और ये युवक सिर्फ 17 साल का लड़का था। पूरे देश में इसकी बड़ी चर्चा हो रही है। 28 मई यानी बकरीद के दिन 17 साल के सूर्या चौहान की उसके दोस्त असद ने अपने साथियों के साथ मिलकर चाकू मारकर हत्या कर दी। 31 मई को सूर्या की हत्या के आरोपी असद को पुलिस ने एनकाउंटर में मार दिया और अब असद के घर पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। आज गाजियाबाद प्रशासन ने आरोपी के घर पर अतिक्रमण का नोटिस भी चिपका दिया है, क्योंकि उसके घर पर ताला लगा हुआ था, लेकिन ये नोटिस चिपका दिया गया है कि अब यहां पर बुलडोजर चलेगा और जो आरोपी था उसे यूपी पुलिस ने एनकाउंटर में पहले ही मार गिराया है। अपनी आख्या में अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा काम घोड़ा परगना लोनी तहसील में जिला गाजियाबाद के खसरा संख्या 70 जो राजस्व अभिलेखों में शासकीय भूमि पंजीयन श्रेणी में 5-3 की भूमि है पर अवैध कब्जा किया गया है। बकरीद के दिन असद ने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग के तहत इस 17 साल के लड़के को मार डाला, इसका मर्डर कर दिया। और यह हत्या सिर्फ इसलिए की गई थी क्योंकि असद और इस 17 साल के लड़के के बीच बाइक चलाने को लेकर कोई बहस हुई थी। इस मामले में असद के पिता सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि दोस्ती के नाम पर छोरेबाजी को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आपने भी गाजियाबाद में देखा होगा, दोस्ती की आड़ में छुरेबाजी स्वीकार्य नहीं और कतई स्वीकार्य नहीं होगा। अगर कोई अपनी नालायक औलाद को समझा नहीं पा रहा है तो समझो कि गलती कर रहा है। याद रखना, हमारी संवेदना सामान्य नागरिकों के प्रति है। ऐसे मामलों में उत्तर प्रदेश पूरे भारत में बाकी सभी राज्यों से अलग दिखाई देता है, क्योंकि यहां योगी आदित्यनाथ की सरकार की अच्छी बात यह है कि यहां पुलिस इस प्रकार के मामलों में तुरंत कार्रवाई करती है और आरोपियों के खिलाफ रातों रात सख्त कदम उठाती है। इससे फायदा यह होता है कि जो आरोपी हैं वो उनके अंदर एक खौफ पैदा होता है, वो डरते हैं और फिर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में कई बार मदद भी मिलती है। अब एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कैसे हिमाचल प्रदेश के कसौल में बाहर से आने वाले टूरिस्ट पहले गन लेकर आते हैं, उसके बाद एक लोकल लड़के को वहां उसके ऊपर गोली चलाते हैं। अब एक नया ट्रेंड चल रहा है हिल स्टेशंस में, वहां पर बाहर से लोग आते हैं, हुड़दंग करते हैं, दंगा करते हैं, अवैध हथियार लेकर आते हैं और वहां के जो लोकल लोग हैं उनको परेशान करते हैं। इस खतरनाक ट्रेंड के बारे में हम आपसे बात करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। विकसित भारत का विकसित भारत। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. टेबल के ऊपर तो जब भी खाता है दबा के खाता है। ये भाई साहब सब पचा देते। पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाता। मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ। हेलो मैडम, एक शानदार प्रीमियम ऑफर है आपके लिए। हर रोज नया नंबर था ना? हाँ, ब्लॉक करती हूँ पर अगले दिन फिर किसी और नंबर से कॉल आ जाती है। कैसे रुकेगा ये? ब्लॉक करने से नहीं रुकेगा, क्योंकि ये लोग हर बार अलग नंबर का इस्तेमाल करते हैं। आजकल स्पैम कॉलर्स मोबाइल नंबरों से फोन करते हैं और इसीलिए ब्लॉक करने पर भी रुकते नहीं। फोन पर ब्लॉक करने के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा। बदलाव चाहिए तो ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट करो। देखो, जब भी स्पैम कॉल आए, ट्राई DND ऐप में जाओ, उस कॉल को सिलेक्ट करो, कैटेगरी बताओ और रिपोर्ट करो।
इतना सिंपल और असरदार भी। अगर हम सब मिलकर रिपोर्ट करेंगे तो ट्राई को स्पैम कॉल रोकने में सहयोग मिलेगा। और स्पैम मैसेजेस उनका क्या? उन्हें भी कंट्रोल कर सकती हो। कौन से मैसेजेस चाहिए, कब चाहिए, ये सेट कर लो। मतलब कॉल ब्लॉक करना नहीं, रिपोर्ट करना है असली समाधान। अब स्पैम कॉल्स को रिपोर्ट करो और अपने और दूसरों के लिए भी रोको। ट्राई DND ऐप डाउनलोड करें और स्पैम कॉल्स को रोकने का स्मार्ट तरीका अपनाएं। अरे कब से समझा रही हूँ, फिर भी ये आशीर्वाद की क्वालिटी है हाय, फिर मेरा बजट है टाइट। अरे बैग के बाहर QR कोड स्कैन करो, बैग के अंदर यूनिक कोड पाओ और 80 रुपए का कैश बैग ले जाओ। आशीर्वाद शुद्ध चक्की आटा, कैश बैग और क्वालिटी का वादा, लिख के ले लो। बड़ी बहू ये तुम्हारी ना, इतनी भी क्या जल्दी थी? अरे और छोटी ये तुम्हारे ना, और ये मेरी गुड़िया की नाम। पर दादी हाँ आपके नाम? सब कुछ मैंने बैंक, लॉकर, फिक्स डिपॉजिट सब में इन्हें ही तो नॉमिनी बनाया है। कल जब मैं ना रहूं तब पैसे मिलने में इन्हें आसानी हो। शुभ शुभ बोलो। क्या? RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। विकसित भारत का विकसित वायर। अब आपको सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में कसौल की कुछ तस्वीर दिखाता हूं। ये कसौल की तस्वीर है, आप जरा देखिए। और ये किसी फिल्म की शूटिंग नहीं चल रही कसौल में, ये कसौल में पर्यटक गोलीबारी कर रहे हैं। 30 मई को कुल्लू के पास कसौल में पंजाब से कुछ लड़के आए, पर्यटक के तौर पर घूमने के लिए आए। पहले इन्होंने कसौल के लोकल लड़कों के साथ मारपीट की, पार्किंग को लेकर शायद कोई विवाद हुआ, और फिर इनमें से एक पर्यटक ने अपनी गन निकाल ली और फिर गोली चलाई, और गोली कसौल के ही एक स्थानीय युवक के पैर में लग गई। जब इस घायल युवक को उसका साथी वहां से ले जा रहा था अस्पताल, तो ये पर्यटक पिस्टल लेकर काफी दूर तक उसका पीछा करता रहा। अब इस मामले में पुलिस ने 4 पर्यटकों को गिरफ्तार किया है, और सोचिए इनमें से एक नाबालिग लड़का है, और ये सभी पंजाब से आए थे कसौल। जबकि एक आरोपी इनमें से भाग निकला और पुलिस उसकी तलाश कर रही है। इस वारदात में जो अभियुक्त हैं, इसमें 4 लोग हैं, जिसमें मनप्रीत सिंह, अमन रंधावा, सुखमनदीप सिंह और करणदीप सिंह, इनको जो है वो पुलिस ने हिरासत में लिया है। और इसमें एक अन्य अभियुक्त जो तमन प्रदीप सिंह था, वो उसकी जो है वो तलाश की जा रही है। इस मुकदमे में प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, हर एंगल को जो है खंगाला जा रहा है, झगड़े का कारण क्या रहा, और ये जो पिस्टल था ये कहाँ से लाया गया, क्योंकि जांच में पता चला है कि इसके पास जो है इसका कोई लाइसेंस भी नहीं है। तो पुलिस जो है हर एंगल को खंगाल रही है, इसमें तह तक जाएगी कि इस प्रकार का लीगल वेपन इसने कहाँ से परचेज किया है। जो इसमें DSP मुख्यालय की अध्यक्षता में एक SIT का भी गठन किया गया है, जो हर मुमकिन पहलू को ध्यान में रखते हुए पुलिस जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है। देखिए, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे जो पहाड़ी राज्य हैं, यहाँ एक बहुत बड़ी आमदनी पर्यटन से होती है, लेकिन अब यहाँ के जो लोकल लोग हैं वो भी पर्यटकों से परेशान हो चुके हैं। अब वो भी ये कह रहे हैं कि पर्यटक अब यहाँ ना ही आए तो अच्छा है। आज के समय में हिल स्टेशंस पर एक बहुत बड़ी परेशानी हो गई है ट्रैफिक जैम की। इसकी वजह से 1 घंटे का सफ़र कई बार 10-10 घंटे तक जो है वो खिंच जाता है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के मंडी ज़िले की हैं। 25 मई को यहाँ इस हाईवे पर कई किलोमीटर लंबा जैम लग गया। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि ट्रैफिक पुलिस को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। 27 और 28 मई को 70,000 से ज़्यादा गाड़ियाँ शिमला पहुँच गई। हिमाचल प्रदेश के बाद अब देखिए उत्तराखंड के चमोली की तस्वीर। 30 मई को चमोली में इस रास्ते पर गाड़ियों की एक लंबी लाइन लगी हुई थी। इस समय उत्तराखंड में 4 धाम की यात्रा चल रही है और वहां जाने वाले रास्तों पर भयंकर ट्रैफिक जैम है। इस ट्रैफिक जैम की सबसे ज्यादा कीमत यहां के स्थानीय लोग और ये पहाड़ चुकाते हैं। और वहां
3 तरह की सबसे बड़ी परेशानियां इस समय हो रही हैं। पहला है, इन इलाकों में ज़रूरी सामान की सप्लाई पर बहुत बुरा असर पड़ता है। ट्रैफिक जैम हो जाता है। इसकी वजह से खाने पीने या इमरजेंसी में ड्यूटी पर जो गाड़ियां होती हैं वो फंस जाती हैं और इससे वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो बहुत परेशान हो जाते हैं। दूसरा, इन इलाकों की जो स्थानीय संस्कृति है उसे बहुत नुकसान पहुंच रहा है। अक्सर ये देखा गया है कि बाहर से आने वाले पर्यटक यहाँ पर तेज आवाज़ में म्यूजिक बजाते हैं, धार्मिक स्थलों के आसपास पार्टी करते हैं, सार्वजनिक जगहों पर शराब पीकर दुर्व्यवहार करने की बहुत सारी शिकायतें लोकल पुलिस के पास आती है। कोई कपड़े उतार कर नाच रहा है, कोई तेज म्यूजिक बजा रहा है, कोई शराब पी रहा है और इन सब से जो पहाड़ की संस्कृति है उसे बहुत नुकसान होता है। और तीसरा, पहाड़ों पर प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है। प्रदूषण से पहाड़ों का जो इकोसिस्टम है वो बिगड़ रहा है। प्लास्टिक की बॉटल्स हों, फूड पैकेट्स हों, शराब की बोतलें हों, ये सारे पर्यटक उन्हें वहीं छोड़कर चले जाते हैं और इस कचरे से हमारी नदियाँ, हमारे पहाड़, इन सबको बहुत नुकसान होता है। क्लाइमेट चेंज जो हो रहा है उसका एक बहुत बड़ा कारण ये है। हर वर्ष पहाड़ों पर पर्यटकों की संख्या बढ़ती जा रही है। हिमाचल प्रदेश में 2021 में लगभग 56 लाख पर्यटक पहुंचे थे, 56 लाख, और 2025 में यह संख्या 3 करोड़ तक पहुंच गई। इसका मतलब है कि 4 वर्षों में 5.5 गुना पर्यटक बढ़ गए, जबकि हिमाचल प्रदेश की अपनी आबादी लगभग 75 लाख है। यानी हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या से भी लगभग 4 गुना ज्यादा पर्यटक यहां पर पहुंच रहे हैं। अब आप सोचिए, इन पर्यटकों के लिए कहां रुकने की जगह होगी, इनके लिए कहां से सड़कें आएंगी, इनके लिए कहां इंफ्रास्ट्रक्चर है, कहां इनके लिए खाने पीने की जगहें हैं, कहां पर इनकी गाड़ियां पार्क होंगी। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जिसके बारे में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्य सरकारों को अब सोचना पड़ेगा कि वो आउट ऑफ कंट्रोल होने वाले इस पर्यटन का क्या करेंगे। अब एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद डिकोड जिंदगी में आपको दिखाएंगे आज का विचार। विकसित भारत का विकसित भारत। PIMR Indore joins India's elite universities, bringing global top 20 standards at a 32 years academic legacy. Learn to lead high quality education in management, commerce and law. This is no ordinary sky. This is where legends are born. Space transition. In the vast expanse above, the Indian Air Force reigns. Unseen, unstoppable, unmatched. The Indian Air Force to be a cut above. विकसित भारत का विकसित भारत। हेलो मैडम, एक शानदार प्रीमियम ऑफर है आपके लिए। हर रोज नया नंबर था ना? हाँ, ब्लॉक करती हूँ पर अगले दिन फिर किसी और नंबर से कॉल आ जाती है। कैसे रुकेगा ये? ब्लॉक करने से नहीं रुकेगा, क्योंकि ये लोग हर बार अलग नंबर का इस्तेमाल करते हैं। आजकल स्पैम कॉलर्स मोबाइल नंबरों से फोन करते हैं और इसीलिए ब्लॉक करने पर भी रुकते नहीं। फोन पर ब्लॉक करने के बाद भी कुछ नहीं बदल रहा। बदलाव चाहिए तो ब्लॉक नहीं, रिपोर्ट करो। देखो, जब भी स्पैम कॉल आए, ट्राई DND ऐप में जाओ, उस कॉल को सिलेक्ट करो, कैटेगरी बताओ और रिपोर्ट करो। इतना सिंपल और असरदार भी। अगर हम सब मिलकर रिपोर्ट करेंगे तो ट्राई को स्पैम कॉल रोकने में सहयोग मिलेगा। और स्पैम मैसेजेस, उनका क्या? उन्हें भी कंट्रोल कर सकती हो। कौन से मैसेजेस चाहिए, कब चाहिए, ये सेट कर लो। मतलब कॉल ब्लॉक करना नहीं, रिपोर्ट करना है असली समाधान। अब स्पैम कॉल्स को रिपोर्ट करो और अपने और दूसरों के लिए भी रोको। ट्राई DND ऐप डाउनलोड करें और स्पैम कॉल्स को रोकने का स्मार्ट तरीका अपनाएं। गोल्डी मसाले के 100 ग्राम के स्पेशल पैक्स में फ्रेशनेस लॉक है। ऐसे गोल्डी मसाले जहां जाएं रिश्ते बनाएं। विकसित भारत का विकसित भारत। और अब आखिर में हम आपको डिकोड के आज के एपिसोड के कुल व्यूज़ बताते हैं। आपकी स्क्रीन के बाईं तरफ जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है वो है इस समय 6.7 मिलियन यानी 67 लाख, और ये नंबर क्रोम DM की लाइव ट्रैकिंग के जरिए हमारे पास आ रहा है
जो हमारे रियल टाइम डिजिटल व्यूज़ को दर्शाता है और वो है 6.7 मिलियन। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। और अगर कोई व्यक्ति आपकी अनुपस्थिति में भी आपके नाम की रक्षा करता है तो वही आपका सच्चा दोस्त है। नमस्कार। QR कोड स्कैन करो, 5000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया। UPI पिन एंटरिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है। RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सर